हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्राउंडलिच अधिशोषण क्षमता। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और जो एडजॉर्बेट गैस है उसके प्रेशर का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। मतलब हम ये बता सकते हैं इस रिलेशन से कि एडजॉर्बेट गैस के प्रेशर में किसी भी प्रकार का चेंज करने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या चेंज आएगा। समझ गए ना? तो यही मैंने लिखा है कि इट गिव्स द वेरिएशन इन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यह स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा अधिशोषित के दाब के संबंध को व्यक्त करता है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं x/m। मतलब ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, प्रेशर जिसकी पावर है 1/n, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर n जो है एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है और इससे अधिक भी होगी। यहाँ पर जो k है और n ये कांस्टेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। x/m तो आप समझ गए होंगे, ये है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और p है प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट गैस। तो यहाँ तक आप बात समझ गए, इसे आप लिखें। अब देखो, हम फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन जो आइसोथर्म का इक्वेशन है उससे हम 3 केसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है कि एट लो प्रेशर रेंज, मान लिया जाए कि लो प्रेशर रेंज जबकि एडजॉर्प्शन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, उस समय n की वैल्यू 1 है, 1/n = 1, ठीक है। तो x/m = kp। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, यहाँ पर p। उस समय जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसी लेवल से क्या होगा, ये एडजॉर्प्शन चलेगा। मतलब डबल कर दें तो एडजॉर्प्शन डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर दें तो ट्रिपल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जब साइड बिल्कुल जो एडजॉर्बेंट है उसकी जो सरफेस है टोटल अनकवर्ड थी, और जैसे ही आपने वहां पर एडजॉर्बेंट लाए, ठीक है, तो जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आपने जिस प्रेशर से एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल यहाँ लाए उसी प्रेशर से वो एडजॉर्ब हो गए। मतलब जितना आपने प्रेशर रखा उसी हिसाब से आपको क्या मिल गया, एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब जब लो रेंज ऑफ प्रेशर होती है तो सरफेस टोटल क्या होती है, यहाँ पर अनकवर्ड रहती है। इसलिए आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल सीधा सारी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे और एडजॉर्प्शन इस तरह मिलेगा। मतलब हम जितना प्रेशर उस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर चूंकि एक ही फैक्टर पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो एडजॉर्प्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जो एडजॉर्प्शन है, समझ गए ना, वो कितना आएगा, फर्स्ट। यहाँ बात समझ गए ना कि जब सरफेस टोटल अनकवर्ड थी तो जितना भी प्रेशर बढ़ाओगे उसी हिसाब से एडजॉर्प्शन मिलेगा। इस तरह से डबल कर दे तो डबल, ट्रिपल कर दे तो ट्रिपल। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर एडजॉर्प्शन की ऑर्डर क्या होगी, 1 होगी। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मॉडरेट प्रेशर, मतलब इस प्रेशर से फिर ज्यादा प्रेशर आ गया। अब ऐसे में क्या होगा, कुछ सरफेस एरिया तो कवर्ड होगा तो कुछ सरफेस एरिया ही अनकवर्ड बचेगा। अब आप यहाँ पर जब क्या करेंगे, एडजॉर्बेट लाएंगे और जिस हिसाब से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अब उस हिसाब से आपको एडजॉर्प्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया तो कवर्ड है, तो बचे एरिया में ही तो एडजॉर्प्शन चलेगा ना यहाँ। तो आप जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं और कुछ यहाँ, तो यहाँ तो एडजॉर्प्शन होगा नहीं, केवल यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा। तो जितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको एडजॉर्प्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे वहां पर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। समझ गए ना? नो एडजॉर्प्शन, दिस इज केवल यहाँ एडजॉर्प्शन होगा। तो ऐसे में हमें ये कहेंगे कि हम जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मान लो डबल कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन रेट डबल नहीं हो रहा है,
ट्रिपल कर रहे हैं तो ट्रिपल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, और जब ये ग्रेटर देन 1 होगी तो ऑटोमेटिक है कि P की जो पावर है वो 1 से कम हो जाएगी। तो जिस हिसाब से आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उस हिसाब से x/m चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फॉलो होगा। अब चूंकि यहाँ पर प्रेशर जितना इंक्रीज कर रहे हैं उस लेवल से हमें क्या है x/m या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि एड्जॉर्प्शन एक फ्रैक्शनल ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी ना वो कैसी होगी, फ्रैक्शन। समझ गए बात को मेरी, कि यहाँ पर एड्जॉर्प्शन उस रेट से नहीं मिलेगा जिस रेट से प्रेशर है, क्योंकि जो कवर्ड एरिया है वहां पर एड्जॉर्प्शन नहीं चलेगा, केवल एड्जॉर्प्शन वहां चलेगा जो अनकवर्ड है। और इसीलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल मान लो 5 है तो 3 यहाँ कोलाइड कर रहे हैं, तो वो तो यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी 2 एड्जॉर्ब नहीं होंगे, मतलब ये तीनों यहाँ एड्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये है तो ये एड्जॉर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है वो फ्रैक्शन में आएगा। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर मान लिया जाए हाई रेंज ऑफ प्रेशर आ जाती है, मतलब ये था कि जो आपने मॉडरेट कंडीशन में देखा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाए जो बचा हुआ अनकवर्ड एरिया है वो भी धीरे धीरे कवर्ड होता जाएगा, और रेट जो है जिस हिसाब से आप प्रेशर बढ़ा रहे थे उस हिसाब से रेट नहीं बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि केवल प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन x/m नहीं बढ़ेगा। वो कब हो जाएगा, जब प्रेशर की हाई रेंज आ जाए, उस समय n इन्फिनिट होगा तो x/m जो होगा p की पावर 0 होगा, अर्थात x/m कांस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेशन की स्टेट आ जाएगी। ये तब होगा जब टोटल जो है, अब ये क्या हो गया, टोटल कवर्ड एरिया, तो जब सरफेस एरिया टोटल ही कवर्ड हो गया तो आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहो अब एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा और इसे बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। और उस समय जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, सैचुरेशन प्रेशर। जहां से x/m कांस्टेंट हो गया वहां जो प्रेशर मिलेगा वहां है सैचुरेशन प्रेशर। तो इस तरह से एड्जॉर्प्शन आपका जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, मतलब है कि अब प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, एक फैक्टर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, जीरो। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो इस तरह का ग्राफ आएगा हमारा, ठीक है, कि यहां से मान लिया जाए यहां तक x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहलाएगा लो रेंज ऑफ प्रेशर। फिर यहां से लेके यहां तक मॉडरेट प्रेशर है, यहां पर x/m उतना नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि पावर 1/n है, तो यहाँ n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसीलिए इसकी पावर 1 से कम होगी, तो ये उस हिसाब से चेंज नहीं होगा। और ये है सैचुरेशन स्टेट। इसके बाद ये देख रहे हैं हम कि x/m कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर जो है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 0, मतलब यहाँ ये कांस्टेंट होगा, इस पॉइंट पर सैचुरेशन प्रेशर मिलेगा और ये कहलाएगी हाई प्रेशर रेंज। तो ये ग्राफ तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, हमें n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो हम कैसे डिटरमाइन करें, तो हमारे पास ये था, ठीक है, राउंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, हम इसका लॉग ले लें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हो गया y = c + mx। इसका मतलब है कि अगर हम log p और log x/m के बीच में एक ग्राफ लें तो हमें जो स्लोप मिल रही है, समझ गए ना, उस स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू, क्योंकि n = 1/, क्या हो जाएगा, स्लोप। और जो यहाँ पर इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं, इस इंटरसेप्ट से किसकी वैल्यू दिख रही है, ठीक है, k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब log k। तो इस तरह से हम इसका ये ग्राफ है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि log x/m और log p के बीच में जो ग्राफ लिया गया उसका जो ये स्लोप दिख रहे हैं वो 45 डिग्री में मिल रही है स्ट्रेट लाइन, और जो इंटरसेप्ट है वो है 0.3010। तो 0.2 atm पर x/m क्या होगा, तो देखो थीटा है 45 डिग्री, तो tan थीटा 45 में कितना हो गया, 1/n, तो n की वैल्यू मतलब ये कितना आ जाएगा, 1, तो 1/n = 1, तो n की वैल्यू 1 होगी। log k है 0.3010, क्योंकि ये log k के बराबर है, तो अगर हम इसका एंटी लॉग ले लें तो क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 का log की वैल्यू ही ये होती है।
और P आपको दे रखा है। तो इस तरह से फिर आप ये फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, लॉग, ठीक है, x अपॉन n इक्वल टू k p की पावर 1/2 सॉरी 1/n। तो x अपॉन n ये हो गया 2 और यहाँ कितना है 0.2। तो इस तरह से आपके पास में 0.4, मतलब जिस हिसाब से प्रेशर इंक्रीज किया गया था उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि x अपॉन m चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें। ओके, देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आपने ये सॉल्व किया। मैंने अभी ये गलत बोल दिया कि जिस हिसाब से प्रेशर चेंज हो रहा है उस हिसाब से x अपॉन m नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर 1 है, तो जिस हिसाब से प्रेशर चेंज हो रहा है उसी हिसाब से हमें क्या मिल रहा है x अपॉन m। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p की पावर कितनी आ रही है 1। अगर इसके अलावा अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा होती तब ये x अपॉन m उस लेवल पे नहीं आता जिस लेवल पर प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पावर 1 है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब देखो, अगर हम जो फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है उसे हम सॉल्यूशन में फॉलो करें तो सॉल्यूशन में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसा लिखेंगे, जहां प्रेशर था वहां पर क्या आ गया कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर क्या है C मोलर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से। तो ये इक्वेशन बनेगा। यहां पर भी हम यहाँ लॉग लेके और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप से मिल जाएगी n की वैल्यू लॉग के, आप देख रहे हैं इंटरसेप्ट से आ गया। अब इसमें भी वही 3 रेंज हो जाएंगी। लो रेंज में n1 होता है तो यहाँ x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। यहाँ का ऑर्डर फर्स्ट होगा। मॉडरेट कंडीशन में पहुंच जाओगे तो ये 1/n पावर लग जाएगी c की, फ्रैक्शनल ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन में ये 0 ऑर्डर हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जब कंसंट्रेशन आपने देखा कि अगर चेंज होती है तो सॉल्यूशन में उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी चेंज होता है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो सेम उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से आपने किसके लिए बनाया था प्रेशर वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर हम ले लें क्या x अपॉन m और यहाँ क्या ले लें कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हम एक ग्राफ पहले देखें इस तरह से ये है तो ऐसा बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x अपॉन n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, यहाँ पर यहाँ से यहाँ ले लें तो x अपॉन n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस c की पावर 1/n और यहाँ पर जो है x अपॉन n, ठीक है, c की पावर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर एक सैचुरेशन की कंडीशन आ गई। तो इस तरह से उसका भी जो सॉल्यूशन में है उसमें ये जो ग्राफ बन रहा है ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपने गैस के एडजॉर्प्शन में देखा। तो इस तरह से ये क्या था एक फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो मैंने आपको इस आइसोथर्म में बता दिया इसकी काइनेटिक्स, ठीक है, और इसके बारे में कि किस कंडीशन में इसकी कौन सी ऑर्डर आएगी रिएक्शन। तो इसको आप अच्छी तरह से, मतलब एडजॉर्प्शन किस ऑर्डर में आएगा इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। और अगर मान लो टेम्परेचर वेरिएशन बताया गया हो, ठीक है, चाहे वो कंसंट्रेशन के बेस पर हो या प्रेशर का, इसका ग्राफ एक और ऐसे भी बनता है, मान लो इस तरह से है, ठीक है। तो ये मान लो T1 है, ये है T2 और ये क्या है T3। और यहाँ पर वही हम ले लें चाहे प्रेशर हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है x अपॉन m और चाहे कंसंट्रेशन हो। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर T1 से ज्यादा T2 और T2 से ज्यादा क्या है T3। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, या हम इस तरह से ले लें कि सेम प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगर आप देखें तो वो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। यहाँ x अपॉन m थर्ड ले लें, यहाँ x अपॉन m2 है और यहाँ x अपॉन m1 है। तो हम देख रहे हैं कि x अपॉन m1, ठीक है, x अपॉन m2 और x अपॉन m3। तो टेम्परेचर चेंज करने से अगर सेम प्रेशर रखा जाए या कंसंट्रेशन,
तो x अपॉन m जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, ये हमने पहले भी देख लिया फैक्टर फैक्टिंग में। तो इस तरह से मैंने आपको फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से रिलेटेड सब कुछ मैटर बता दिया, आप इसे अच्छी तरह से समझें, फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो अब मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय, नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।